नमस्कार। आज की इस खास ऐतिहासिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे टॉपिक पर बात करेंगे, दो महान एक देश। हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत को आकार देने वाले दो सबसे बड़े स्तंभों की, बाबा साहेब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई कंपटीशन कराना या ये बताना बिल्कुल नहीं है कि कौन बेहतर था, बल्कि आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक ही दौर में एकदम अलग रास्तों पर चलकर इन दोनों दिग्गजों ने हमारे इस एक महान राष्ट्र का निर्माण किया। दोनों की यात्राएं बिल्कुल पैरेलल थीं, लेकिन देश को आगे ले जाने की जो उनकी स्पीड थी ना, वो वाकई कमाल थी। अगर हम इनकी शुरुआती जीवन और संघर्ष को देखें तो कहानी बहुत ही इमोशनल और इंस्पायर करने वाली है। एक तरफ बाबा साहब का बचपन है। सोचिए, उन्हें स्कूल में पीने के पानी तक से दूर रखा गया। क्लास का चपरासी तक उन्हें पानी नहीं देता था। ये कोई आम गरीबी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसान होने के बुनियादी हक और डिग्निटी की लड़ाई थी। और दूसरी तरफ है सरदार पटेल। उन्होंने बेहद गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना किया, खेतों में कड़ी मेहनत की और अपनी स्कूल की फीस जुटाने के लिए भी जबरदस्त संघर्ष किया। दोनों की दुनिया एकदम अलग थी, लेकिन उस कड़े संघर्ष ने दोनों को ही फौलाद की तरह मजबूत बना दिया। तो चलिए, सबसे पहले इनके बचपन और शिक्षा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे इन मुश्किल हालातों ने उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई को एक गजब की ऊर्जा दी। इन दोनों की पढ़ाई का सफर देखिए, कितना अलग था, लेकिन कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल था। बाबा साहेब ने 3 अलग-अलग देशों से डिग्रियां हासिल की। शुरुआत की बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वहां से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक का शानदार सफर। उन्होंने 3 डॉक्टरेट डिग्रियां ली और 64 अलग-अलग विषयों की गहराई से पढ़ाई की। ये कोई छोटी बात नहीं है। वहीं सरदार पटेल की कहानी देखिए, ये उनके स्वशिक्षित यानी खुद से सीखने के मजबूत इरादे को दिखाती है। उन्होंने खुद पैसे जोड़े, 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास की और लंदन के मिडिल टेम्पल से लॉ का कोर्स किया। जो कोर्स आमतौर पर 3 साल का होता था ना, उसे अपनी लगन से उन्होंने सिर्फ 30 महीने में ही पूरा कर डाला। इससे हमें एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है कि हालात नहीं, इरादा मायने रखता है। दोनों के पास शुरुआत में कोई खास संसाधन नहीं थे, सामाजिक और आर्थिक रुकावटें तो अनगिनत थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति अडिग है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आप सफलता के शिखर तक पहुंच ही जाएंगे। अब आते हैं आजादी के उन 2 रास्तों पर जिन पर ये महान नेता चले। उनकी इसी बेजोड़ शिक्षा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी रणनीतियों को कैसे आकार दिया, आइए इसे समझते हैं। इन दोनों का नजरिया एक दूसरे से काफी अलग था। बाबा साहब का संघर्ष मुख्य रूप से आंतरिक आजादी के लिए था। उनका लक्ष्य था समाज के दबे कुचले वर्गों को जाति व्यवस्था की उन सदियों पुरानी बेड़ियों से आजाद कराना। उनका एकदम साफ मानना था कि हमें आजादी सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, बल्कि खुद के समाज की कुरीतियों से भी चाहिए। दूसरी ओर सरदार पटेल का पूरा फोकस बाहरी आजादी पर था, यानी देश को ब्रिटिश राज से मुक्त कराना। और इसी लक्ष्य के साथ वे महात्मा गांधी के सबसे प्रमुख और जमीनी स्तर के रणनीतिकार बनकर उभरे। जरा इनकी एक्टिविज्म की टाइमलाइन पर गौर कीजिए, जो बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। 1918 में पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह के जरिए किसानों का टैक्स माफ करवाया। ठीक उसी दौरान थोड़ा आगे चलकर 1927 में अंबेडकर ने महार सत्याग्रह के जरिए दलितों के मानवाधिकारों की आवाज बुलंद की। फिर 1928 आता है, बारडोली सत्याग्रह की भारी सफलता, जिसके बाद ही वल्लभ भाई को उनकी मशहूर सरदार की उपाधि मिली। और 1930 में अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में यानी ग्लोबल स्टेज पर हाशिए के लोगों का पक्ष पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा। ध्यान दीजिए, एक तरफ कृषि और किसानों को एकजुट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ समाज के सबसे वंचित लोगों को उनके बुनियादी अधिकार दिलाए जा रहे हैं। लेकिन इतिहास में हमेशा सब कुछ सीधा नहीं चलता। एक ऐसा मोड़ भी आया जहां इन दोनों के रास्ते आपस में टकराए। तो चलिए बात करते हैं उस ऐतिहासिक टकराव और उनके आपसी सम्मान की। साल 1932 का वो समय, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक और भारी तनाव वाला समय था। हुआ ये था कि ब्रिटिश सरकार ने अपने पुरानी फूट डालो वाली चाल चलते हुए दलितों को अलग वोटिंग का अधिकार दे दिया था। इसके सीधे विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। अब आप खुद सोचिए, उस वक्त बाबा साहब पर देश और समाज का कितना अकल्पनीय नैतिक दबाव रहा होगा।
वो पल इतिहास के सबसे नाजुक और तनावपूर्ण क्षणों में से एक था। लेकिन उस जबरदस्त नेशनल टेंशन के बीच सरदार पटेल का रवैया वाकई दिल छू लेने वाला था। पटेल ने बाबा साहब से किसी विरोधी की तरह बात नहीं की, बल्कि एक बराबर के नेता की तरह बातचीत की। कोई धमकी नहीं, बस आपसी समझ। पैक्ट साइन हुआ, गांधी जी की जान बच गई। बाबा साहब ने व्यक्तिगत रूप से इसे अपनी सबसे दर्दनाक हार माना था, लेकिन बाद में पटेल ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकारा और कहा कि अंबेडकर जी ने जो किया वो देश के लिए बहुत बड़ा त्याग था। ये दिखाता है उनके बीच का वो गहरा आपसी सम्मान। वैचारिक मतभेद 100% थे, लेकिन नफरत बिल्कुल नहीं। अब हम पहुंचते हैं भारत की आत्मा और शरीर के निर्माण पर। आजादी के बाद उनकी शुरुआती जिंदगी के कड़े संघर्षों ने उन्हें राष्ट्र निर्माण की उस सबसे बड़ी भूमिका के लिए कैसे तैयार किया, अब हम इसे विस्तार से देखेंगे। अब ये जो नंबर है ना 395, ये कोई मामूली गणित का नंबर नहीं है। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर बाबा साहब के उस विशाल और अथक काम का सबूत है ये। अपनी लगातार बिगड़ती सेहत और कमजोर होती आंखों के बावजूद उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत की और दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान के 395 अनुच्छेद तैयार कर दिए। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। और ये याद रखना जरूरी है कि ये संविधान सिर्फ कानूनी कागजों का बंडल नहीं था। इस संविधान ने हर नागरिक को एक समान अधिकार की गारंटी दी, सदियों पुरानी छुआछूत जैसी बीमारी का पूरी तरह से अंत किया और महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के वोटिंग का अधिकार दिया। असल मायने में ये करोड़ों लोगों की आजादी का वो चार्टर था जिसके लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। अब जरा एक और बहुत ही अहम नंबर पर आते हैं, 562। देखिए, अगर अंबेडकर कागजों पर एक नए देश को आकार दे रहे थे, तो पटेल जमीन पर उस देश को एक साथ समेट रहे थे। आजादी के वक्त भारत का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज दिखता है। हमारा देश 562 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। अगर पटेल ने उस वक्त एकीकरण का वो अविश्वसनीय काम नहीं किया होता, तो आज का ये विशाल उपमहाद्वीप न जाने कितने सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका होता। सवाल ये है कि उन्होंने इस इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को मुमकिन कैसे किया। हमारे लौह पुरुष ने रियासतों को मिलाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, हर अचूक नीति का इस्तेमाल किया। जहां कूटनीति और प्यार से काम बन सकता था वहां वो किया। जहां थोड़ा दबाव या वार्निंग देनी पड़ी वहां पीछे नहीं हटे। और हैदराबाद जैसी रियासत का उदाहरण ले लीजिए, जो किसी भी शर्त पर भारत में मिलने को तैयार ही नहीं थी, वहां सिर्फ 5 दिन का एकदम तेज और कड़ा पुलिस एक्शन लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया। अगर हम एक पल रुककर उनके बाहरी व्यक्तित्व को देखें, तो वो भी उनकी गहरी सोच को ही दर्शाता है। एक तरफ बाबा साहब का वो हमेशा औपचारिक नीला सूट और टाई पहनना, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सामाजिक संदेश था। वो अपने इस पहनावे से समाज से ये मांग कर रहे थे कि एक दलित व्यक्ति भी पूरी गरिमा और सम्मान के साथ जी सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल के सादे कपड़े और उनका एकदम सादा रहन सहन देखिए। ये उनकी जमीनी जड़ों, विनम्रता और आम किसान जीवन के साथ उनके गहरे जुड़ाव को साफ साफ दिखाता था। यही आज की इस पूरी चर्चा का सबसे मुख्य संदेश है। हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों ने मिलकर हमारे इस आधुनिक भारत को बनाया है। इसे ऐसे समझिए, अंबेडकर जी ने इस देश की आत्मा गढ़ी, समानता, न्याय और लोकतंत्र पर आधारित हमारा संविधान, जिसने इस देश में जान फूकी। और वहीं सरदार पटेल ने अपनी जबरदस्त दृढ़ता से भारत का शरीर जोड़ा, इसकी भौगोलिक सीमाएं तय की और इसे एक अखंड राजनीतिक ढांचा दिया। सच कहूं तो एक के बिना दूसरा पूरी तरह से अधूरा था। इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हुए आइए इनके विजन को इन्हीं के शब्दों में समझते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, मैं एक समुदाय की उन्नति को देश की उन्नति मानता हूँ। उनका ये विजन बिल्कुल साफ कर देता है कि जब तक समाज का सबसे कमजोर हिस्सा पूरी तरह से ताकतवर नहीं बनता, तब तक कोई भी देश सही मायने में तरक्की कर ही नहीं सकता। समुदाय का सशक्तिकरण ही एक राष्ट्र की असली ताकत है। और इसी के ठीक समानांतर सरदार पटेल का ये विचार देखिए, मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक रहे, अखंड रहे। उनके लिए देश की भौगोलिक और राष्ट्रीय एकता से बढ़कर कुछ नहीं था। उनका मानना था कि बिना एक मजबूत और सुरक्षित ढांचे के किसी भी आगे बढ़ते हुए समाज की कल्पना करना बेईमानी है। तो इस शानदार ऐतिहासिक सफर को करीब से समझने के बाद एक सवाल हम सबके मन में आना चाहिए, इन दोनों असाधारण और एक दूसरे को पूरा करने वाली यात्राओं में से
कौन सी कहानी आधुनिक समाज के नजरिए से सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली लगती है? सच तो ये है कि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, संघर्ष का मैदान अलग था, लेकिन मंजिल सिर्फ एक ही थी, एक मजबूत, समान और अखंड भारत का निर्माण। इसी एक विचार करने लायक सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने और इस विषय को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।